ओके, वेलकम आप सभी का। और आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा कि यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जब अपन आरएनए पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमारी कुछ बातें हुई थी कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन को मेनली तो पढ़ा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आने वाले एमआरएनए को हम कैसे बनाते हैं उस हिसाब से, जैसे अपन ने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा है। ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें जैसे आपके पास ना एमआरएनए का बनना, आरएनए का बनना, टीआरएनए का बनना, है ना, ये जो स्मॉल वाले हैं वो सब आ जाएंगे। और फिर ये भी बात अपनी हुई थी कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आरएनए के लिए डेडिकेट है, सेकंड है वो एमआरएनए बनाने के लिए है, थर्ड है वो टीआरएनए बनाने के लिए है। तो एक तो वो बातें आपको ना पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी एक लेवल होता है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होता है वहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो आती है यहाँ पे कि जैसे आपने वहाँ प्रोकैरियोट्स में भी समझा था कि ट्रांसक्रिप्शन पर्टिकुलर जीन का होता है ना। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होता है तो पर्टिकुलर जो जीन्स होते हैं ना उन्हीं का होता है। ठीक है। लेकिन देखो यूकैरियोट्स में जैसे क्रोमोसोम की कॉन्सेप्ट आती है, और क्रोमोसोम के अंदर अपन देखते हैं तो यूक्रोमेटिक रीजन्स होते हैं और दूसरे होते हैं हेटेरोक्रोमेटिक। तो जो डेंस होते हैं वो हेटेरो होते हैं। डेंस का मतलब जो हाईली पैक्ड है, कंडेंस है, तो वहाँ जीन एक्टिविटी बंद होती है, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होता। ट्रांसक्रिप्शन जो कम कंडेंस भाग होते हैं जिनको अपन यूक्रोमेटिन बोलते हैं, वहाँ पे हो रहा होता है। फिर एक दूसरी बात ये है कि जब भी किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो एमआरएनए है वो बनवाया जाता है ना। कि एमआरएनए क्यों बनवाया जाता है? तो एमआरएनए बनवाने की जो नीड है वो है टू सिंथेसाइज ए प्रोटीन। देखो, इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी होती है कि इफ़ एमआरएनए इज प्रेजेंट, है ना, इट विल बी यूज्ड बाय राइबोसोम, है ना। कोई नहीं रोक सकता। अगर एमआरएनए है तो राइबोसोम उसको काम में लेंगे और प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने ये बात समझी थी कि सेल में सबसे ज़्यादा जो आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए है, यानी कि सेल के पास बहुत सारा राइबोसोमल सिस्टम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कभी भी प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ सकती है और कितनी भी मात्रा में पड़ सकती है, इसलिए मशीनरी हमेशा सेल के पास होती है। राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम्स ऐसे मान लो कि एमआरएनए के भूखे होते हैं। जैसे ही एमआरएनए मिलेगा ये उस पर काम करेंगे। अब दूसरी बात ये कि एमआरएनए कैसा भी हो, उसमें कोई डिफेक्ट है तो भी राइबोसोम उसको यूज़ करेंगे, गलत प्रोटीन बन जाएगी। राइट। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी ये निश्चित है। अब प्रोटीन की ज़रूरत सेल को हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना। यानी कि एमआरएनए शुड प्रेजेंट इफ ए सेल needs that protein।
यानी कि अगर सेल को प्रोटीन नहीं चाहिए तो mRNA साइटोप्लाज्म में नहीं होना चाहिए, वरना तो राइबोसोम प्रोटीन बना देंगे। और हम बेवजह प्रोटीन इसलिए नहीं बनवाना चाहते क्योंकि प्रोटीन बनाने के अंदर अमीनो एसिड्स लगते हैं, अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है कि अगर ज़रूरत है तो ही बनाया जाना चाहिए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा है कि अमाउंट ऑफ mRNA that is proportional to amount of protein, कि जितनी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए उतना mRNA होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन, एक दूसरा सॉल्यूशन और आता है, वो आता है पॉलीसोम फॉर्मेशन। पॉलीसोम फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 mRNA used by n ribosomes, यानी ज़्यादा प्रोटीन बनाने के लिए ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही mRNA को लगातार कई सारे राइबोसोम यूज़ करके भी खूब सारे प्रोटीन बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि mRNA शुड बी प्रेजेंट, mRNA होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये आती कि कभी भी सराउंडिंग चेंज हो सकती है ना। जैसे मान लो कि आपने कहा कि कंडीशन 1 और हमें या सेल को प्रोटीन नीडेड, तो mRNA शुड बी प्रेजेंट। अब कंडीशन चेंज हो सकती है, कंडीशन 2, अब प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, अब दूसरी प्रोटीन की ज़रूरत है, तो ये वाला mRNA नहीं होना चाहिए, तो दैट शुड बी डिग्रेड। है ना। अब दूसरी प्रोटीन चाहिए तो दूसरा mRNA बनवाना है। अब दूसरा mRNA बनवाना तो फिर आपका सिग्मा का रोल आ जाएगा। ये सिग्मा है वो इस बार पॉलीमरेज को जो प्रोटीन बनवानी है उसके जीन पे ले जाएगा, वहाँ के प्रोमोटर पे ले जाएगा, तो दूसरी बननी चालू हो जाएगी। मीन्स सेल के अंदर mRNA है वो बनता भी है, वो टूटता भी है ना। mRNA बनता भी है, टूटता भी है, और किसी भी समय सेल में किसी भी mRNA की जो मात्रा होती है उसको अपन बोलते हैं टर्नओवर। उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा है प्रोटीन की वो सेल के पास होगी। यानी कि सेल mRNA के बनने की स्पीड और टूटने की स्पीड, इनको कंट्रोल करके किसी भी समय कितना प्रोटीन चाहिए उसको मैनेज करती है। जब ज़रूरत होती है तो बनवाया जाएगा, नहीं ज़रूरत होती है तो mRNA है जो बना हुआ है उसको भी तोड़ा जाएगा, वरना तो राइबोसोम उसको भी काम में लेके बेवजह प्रोटीन बनाएंगे तो डिस्टर्बेंस भी कॉज करेगी और न्यूट्रिशन को भी बेवजह कंज्यूम करेगी, राइट। तो इट मीन्स ये हुआ कि सेल को कभी भी जो यूक्रोमेटिन है वो हेटेरो में कन्वर्ट करना पड़ सकता है कि जब बंद करना है, या जब चालू करना है तो हेटेरोक्रोमेटिन है वो यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बंद होते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर, टीलोमियर, वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है जहाँ जीन संख्या बहुत कम होती है और उन जीन का ट्रांसक्रिप्शन रेयरली होता है। तो कुछ हिस्से ज़रूरत पड़ने पे ही बंद होते हैं, वो नॉर्मल हेटेरोक्रोमेटिन है। कुछ हमेशा ही बंद रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन है। तो पहली बात ये हो गई कि जब भी अपन को कोई प्रोटीन चाहिए
तो डीएनए जो है वो डीकंडेंस होगा, यानी कि यूक्रोमेटिक पार्ट्स हैं वो होंगे, वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है। ठीक है, अब अपन इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो अपना पॉइंट रहेगा वो बिल्कुल वैसे ही है कि है ना, कंप्लीट जो डीएनए है उसका हमें करना नहीं है, पर्टिकुलर जो जीन है हमें उसी का ट्रांसक्रिप्शन करना है। और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने का मतलब वही है कि हमें यहाँ पे भी जो मशीनरी है उसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वहाँ पे तो अपन को चाहिएगा प्रमोटर रीजन। ठीक है, और एक अपन को चाहिएगा आरएनए पॉलीमरेज मशीनरी, जैसा अपन को प्रोकैरियोट्स में काम में लेना पड़ा। तो प्रमोटर रीजन क्या है और पॉलीमरेज कैसे काम करता है, और फिर थोड़ा सा ये है कि जो अपनी बात पहले भी हुई थी कि हायर जो यूकैरियोट्स हैं यानी कि प्रोकैरियोट्स ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनका मशीनरी थोड़ा जटिल होता है। तो यहाँ अकेला पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, पॉलीमरेज के साथ में कुछ प्रोटीन काम करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अभी अपन एमआरएनए बनवाने के हिसाब से टॉपिक को समझेंगे। तो एमआरएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड बनवाता है, तो हम इनको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, है ना। उसमें कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आएंगे, यानी कि प्रोकैरियोट में तो सारा काम पॉलीमरेज खुद ही कर देता है, लेकिन यहाँ काम तो उसका ही है, लेकिन उसको मदद करने के लिए हेल्पर चाहिए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। फर्स्ट वाले को जो चाहिए होते हैं आरएनए वाले को, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट कहलाएंगे, थर्ड वालों को थर्ड बोलेंगे। अभी अपन एमआरएनए के लिए पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड वाले हैं वो आएंगे। तो ये अपना है ना, वैसे अपन इनिशिएशन पढ़ेंगे, इलॉन्गेशन पढ़ेंगे, है ना, टर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो प्रोसेस के कंपोनेंट वही है ना। और यहाँ देखेंगे तो मशीनरी के अंदर है ना, वैसे अपन को प्रमोटर चाहिएगा, पॉलीमरेज के बारे में बात करनी है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। यूकैरियोटिक सिस्टम है, इसलिए डिफरेंस आएंगे। ओके, ठीक है ना। अपन यहाँ पे पॉलीमरेज सेकंड के प्रमोटर को समझ रहे हैं ना। देखो, पहली बात तो ये है कि यूकैरियोट्स के जो प्रमोटर हैं वो प्रोकैरियोट्स से बड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगभग ये जो लेंथ है वो 100 न्यूक्लियोटाइड्स की हो जाती है। ठीक है, अब वैसे इसमें मेन कंपोनेंट क्या हैं, जैसे इसमें 4 मेन कंपोनेंट हैं, जैसे एक है BRE, एक है टाटा, एक है INR और एक है DPE। ठीक है, ये क्या है पहले इनको देखते हैं। देखो, जो DPE है ये है डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। ओके, आप प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था ज़्यादा, है ना। वहाँ पे मेनली जो प्रमोटर है ना, वो इतना डाउनस्ट्रीम में नहीं जाता था। यहाँ पे डाउनस्ट्रीम के अंदर तक इसका मेन कंपोनेंट है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट DP। अब DPE का कनेक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अपन पढ़ेंगे ना, उनमें सबसे बड़ा होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है वो डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट तक इंटरेक्ट करता है। इसके बाद में अगला आता है इनिशिएटर रीजन।
इनिशिएटर रीजन, INR जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, वो -2 से +4 तक है। यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D है, वो इंटरेक्ट करता है। यानी कि जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहीं पे है +1, ठीक है। सीक्वेंस भी नीचे लिखी हुई है, और पहला जो न्यूक्लियोटाइड काम में आएगा वो यहाँ पे भी एडेनिन है। प्रोकैरियोट्स में भी एडेनिन होता है, यहाँ पर भी एडेनिन होता है, ठीक है। इसके बाद में और आप अपस्ट्रीम में चलेंगे तो आएगा टाटा बॉक्स, है ना। इसको अपन टाटा एलिमेंट भी बोलते हैं और टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, A या T हो सकता है, A या ART हो सकता है, जैसे टाटा बॉक्स सीक्वेंस -26 से -31 तक होता है। यहाँ पे जो प्रोटीन बाइंड करती है वो है TBP। TBP का मतलब हो गया टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, यानी कि टाटा का मतलब टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। तो TBP बहुत स्पेशल है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। मैं मतलब वो बना रहा हूँ इसके अंदर कि हाँ आपको ऐसे क्यूरियोसिटी लगे कि इसमें क्या स्पेशल है ऐसा, है ना। तो आप समझ गए ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है TBP। और फिर उससे और आप अपस्ट्रीम में आएंगे तो आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B रिस्पॉन्स एलिमेंट, है ना। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B रिस्पॉन्स एलिमेंट, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B है वो आता है, ठीक है। और TBP जो है, TBP के साथ में ही कुछ प्रोटीन और आती हैं, वो आती हैं TBP एसोसिएट फैक्टर्स TAFs, तो वो भी इसके साथ ही आते हैं। अप्रॉक्सीमेट 10 प्रोटीन्स हैं जो TAFs का काम होता है उनका, और वो TBP के साथ में होती है, और TBP है वो टाटा बॉक्स पे जुड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, है ना। जैसे वहाँ पे -10 -35 की कॉन्सेप्ट आई थी, वो यहाँ पे नहीं है। वहाँ जो -10 पे काम होता है ना, ऑलमोस्ट वो काम यहाँ पे टाटा पे होगा। काम में जो चीज़ आएगी ना, जैसे अपन वहाँ से मेल्टिंग करवाते हैं, सेपरेशन होता है, तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो टाटा बॉक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। TBP यहाँ पे हमारे ज़्यादा काम आता है। तो ये तो आपका पहला पॉइंट होगा कि आपको सीक्वेंस वाइज, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें ली है ना, जैसे आपने लिया डबल स्टैंडर्ड DNA, और इस डबल स्टैंड DNA के ऊपर सीक्वेंस है, उनको आप एलिमेंट, सीक्वेंस, बॉक्स ऐसे बोलते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन जुड़ती हैं उसमें ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, पॉलीमरेज, ये सब होते हैं। तो ये क्या हो गया, DNA और प्रोटीन का जुड़ना है। कोई भी प्रोटीन अपनी बाइंडिंग साइट पे जुड़ती है, जैसे मान लो कि TBP है, उसकी बाइंडिंग साइट क्या, टाटा है ना। कोई भी प्रोटीन हर कहीं नहीं जुड़ती, अपनी ही बाइंडिंग साइट पे जुड़ती है। जैसे कोई भी सबस्ट्रेट हर कहीं काम में नहीं आता, अपने ही एंजाइम के एक्टिव साइट पे आता है, तो स्पेसिफिकनेस होती है ना। तो जो भी प्रोटीन होती है उसका एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वहीं वो बाइंड करता है। तो इसलिए क्या है कि ये अलग अलग सीक्वेंस हैं, और यहाँ पे
है ना। तो स्पेसिफिक पॉलीमरेज की बात करेंगे या आप फैक्टर्स की बात करेंगे तो ये सब बाउंड होते हैं। देखो ये तो अपना मेन जो प्रमोटर है उसकी बात हुई है। इसके अलावा जैसे अप स्ट्रीम में भी कंट्रोल एलिमेंट हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम के अंदर भी हो सकते हैं, एनहेंसर, साइलेंसर, बहुत चीज़ें आती हैं। तो वो सब हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है ना। एक्शन एट ए डिस्टेंस की चीज़ें भी आएंगी। तो जब अपन जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। हाँ, अभी ये है कि जैसे ये तो मान लो कि स्टार्टिंग में चाहिएगा अपन को, इसके बाद में इलोंगेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हिस्टोन्स लगे हुए होते हैं, ये कंडेंस होता है, प्रमोटर है वो हिस्टोन के अंदर भी हो सकता है, न्यूक्लियोसोम का पार्ट भी हो सकता है। तो हिस्टोन्स को हटाना, हिस्टोन्स को आगे पीछे करना, है ना। तो वो सारे प्रोटीन भी यहीं जुड़ते हैं। यानी कि अपन ने जो सीधी लाइन खींची है कोई जरूरी नहीं है सीधी लाइन हो, ये न्यूक्लियोसोम के अंदर लिखता हुआ भी तो हो सकता है ना। यानी कि इसके अलावा या मशीन से किसी को भी कुछ भी काम है तो उसको यहाँ जुड़ना ही पड़ेगा। यहाँ जो जुड़ेंगे वो तो आपने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पूरा पॉलीमरेज का कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स को कोई काम करने के लिए बोले या रोकने के लिए बोले तो जैसे मान लो कि आपको किसी को कुछ बोलना है, कोई अनजान आदमी खड़ा है और आपको उसको कुछ बोलना है, राइट। तो आप क्या करते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, ठीक है। और कई बार तो बोलना नहीं पड़ता, हाथ लगाते हैं। जैसे मान लो कि लाइन चल रही है, वो खड़ा है, आप हाथ लगाओ वो चल पड़ेगा। यानी कि हाथ लगाने से ही मैसेज चला गया उसके पास। वैसे ही कि देखो हर कोई अपनी जगह पे जुड़ेगा, और किसी को कहना है तो यहाँ जो बात होगी कि उसमें कोई भी किसी को कहेगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, और वो है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, राइट। अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आप मान लो कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि सेल को कोई बात करनी है किसी से, तो फिर कार्बोहाइड्रेट काम में आता है। और यहाँ एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन को कुछ कहना तो बस टच करना होता है कि वो मतलब प्रोटीन प्रोटीन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड वाले और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर एक साथ नहीं जुड़ते हैं, एक क्रम से जुड़ते हैं। और ये सीक्वेंस भी क्या है कि आपके लिए 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। कहाँ जुड़ता है ये भी क्वेश्चन होता है जो अभी अपने बात की, और क्रम क्या है ये भी क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, ये तो अपन समझ गए कि जिसको भी बाइंड करना है प्रमोटर पे बाइंड करेगा और अपनी जगह पे बाइंड करेगा, राइट। ठीक है, आप समझिए। देखो सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा वो आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड टी। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी बड़ा एलिमेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड टी। इसी में क्या है, इसी का पार्ट है, इट्स पार्ट इट्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP।
और फिर टीपीपी के साथ में आएंगे ट्रांसक्रिप्शन, है ना, एसोसिएट, टीपीपी एसोसिएट फैक्टर्स, TAFs। यानी कि मैन फैक्टर तो है D, सबसे पहले जो बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, और उसी का पार्ट है TPP, और TPP का साथ देते हैं TAFs, जो काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और इसी में ठीक है, उसको बाद में ले लेंगे कि इनके रोल अलग से ले लेंगे ताकि वो अलग पता लग जाएगा। उसके बाद में सेकंड चलते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें आएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B, और फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F विथ पॉलीमरेज। उसके बाद में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड E, और सबके लास्ट में आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। ठीक है, तो ये तो आपकी सीक्वेंस आप ध्यान देंगे कि D, A, B, F, E, H, है ना। ABCD ऐसे नहीं है ना। D आएगा, फिर A है, फिर B है, फिर F है, फिर E है, फिर H है। F का ध्यान देना है कि ये पॉलीमरेज को साथ लाता है अलॉन्ग विथ पॉलीमरेज। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के हिसाब से क्या है कि एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एक ये लास्ट वाला बहुत इम्पोर्टेंट है ना। D के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, और H। ठीक है, देखो यहाँ पे बात आती है कि आपको TBP जो है ना, यहाँ पे मेन चीज़ TBP है। ओके, देखो TBP इतना इम्पोर्टेंट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, प्रोटीन है, पॉलीमरेज खुद भी प्रोटीन है, काम पॉलीमराइजेशन करता है, इसलिए नाम पॉलीमरेज है, बाकी बाय नेचर प्रोटीन है। ठीक है, एलिमेंट प्रमोटर वो DNA है बाय नेचर, और उस पर जुड़ने वाले सब क्या है, DNA बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली प्रोटीन जो DNA पे जुड़ती हैं उनको बोलते हैं DNA बाइंडिंग प्रोटीन। तो DNA बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो DNA से जब जुड़ती है, आप ऐसे समझो कि हजारों प्रकार की प्रोटीन हैं जो DNA को हाथ लगाते हैं। राइट, जैसे आप कहते हो कि कढ़ाई में से समोसा है वो निकालना है, या कचौरी है वो निकालना है, या भुजिए हैं वो निकालने हैं, या पूड़ी है वो निकालनी है। बात तो वही है, कढ़ाई में से निकालना है। अब क्या निकाल रहे हो वो बात अलग है। वही चीज़ है कि DNA है, उस पर कौन जोड़ रहा है वो बात अलग है। तो आपको कढ़ाई में से कुछ भी निकालना है तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें से तेल है वो छन जाए और आप उसमें से निकाल लो। राइट, यानी कि बेसिक चीज़ वो की वो होनी चाहिए सब में। तो जो भी प्रोटीन DNA के साथ बाइंड करती है उन सब में एक हिस्सा ऐसा होता है जो बाइंडिंग करता है, उसको बोलते हैं DNA बाइंडिंग मोटिफ, है ना। मैंने आपको कई बार बताया कि किसी भी प्रोटीन का वो हिस्सा जो किसी एक काम के लिए समर्पित होता है उसको मोटिफ बोलते हैं। तो DNA बाइंडिंग मोटिफ्स होते हैं। अब DNA बाइंडिंग मोटिफ होता क्या है, उसमें मेनली होते हैं हेलिक्स, ट्रन, हेलिक्स।
यानी कि प्रोटीन पूरी डीएनए से नहीं जुड़ती। जैसे हम हैं, हम ज़मीन पे चलते हैं तो हम पूरे ज़मीन पे थोड़ी चलते हैं, हमारा पैर चलता है। या हम मान लो कि आम पकड़ते हैं तो हम पूरे थोड़ी पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। तो हमारा हाथ या हमारा पैर वो हमारी पूरी डिज़ाइन का एक हिस्सा है, दैट इज मोटिव, राइट। तो प्रोटीन का डीएनए बाइंडिंग जो मोटिव है उसमें स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है, यानी कि एक हेलिक्स, एक टर्न और एक हेलिक्स, ऐसा डिज़ाइन है। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर एक तो होते हैं मेजर ग्रूव, एक होते हैं माइनर ग्रूव। ठीक है, अभी ट्रांसक्रिप्शन की बातें रहेंगी या नॉर्मल डीएनए होगा तो वो क्या बी डीएनए, यानी कि आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या कहीं भी लाइफ साइंस में सॉल्व करने होते हैं जो डीएनए बेस्ड है, तो अगर ए या जेड फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है तो क्वेश्चन बी के हिसाब से सॉल्व होता है। तो आपको बी के हिसाब से सोचना है। तो बी के अंदर मेजर ग्रूव जो है और माइनर ग्रूव है, वो आप जानते हैं कि माइनर ग्रूव बहुत छोटे से होते हैं, सकरे होते हैं, डीप होते हैं, मेजर हैं वो बड़े होते हैं, है ना। तो मोस्टली जो प्रोटीन है वो मेजर में जुड़ती हैं। मेजर में क्या होता है कि एक जो उनका हेलिक्स है वो तो बैकबोन से टच करता है, दूसरा जो हेलिक्स है वो मेजर ग्रूव के अंदर इंसर्ट करता है। ये तो क्या होता है कि टच करेगा हेलिक्स को और ये उसमें एंटर करता है, यानी कि यहाँ पे आप इसको दिखाएंगे तो कुछ ऐसा है। अब मेजर ग्रूव में क्या है कि ऑलरेडी स्पेस होता है, तो स्पेस के अंदर किसी का भी हेलिक्स है वो एडजस्ट हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होती है। क्योंकि आप ये जानते हो कि डीएनए की स्ट्रक्चर बिगड़ने का मतलब वहाँ पे और लोगों के लिए समस्या हो जाती है, रिपेयर वाले आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा जिनको टोपोलॉजी देखनी होती है। लेकिन टीबीपी बहुत स्पेशल है, क्योंकि टीबीपी जो होता है ना उसका जो मोटिव डीएनए के साथ जुड़ने वाला होता है वो होता है बीटा शीट। पहली बात तो ये हेलिक्स टर्न हेलिक्स नहीं है, ठीक है। अब बीटा शीट होती है और ये बीटा शीट क्या करती है, इंसर्ट इनटू द माइनर ग्रूव, यानी कि जो छोटी जगह है जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ ये इंसर्ट होती है। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होती है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन कोज होता है। और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन का मतलब है अनवाइंडिंग, कि जितना घुमाव होता है उससे कम घुमाव करोगे तो ये खुलेगा। तो टीबीपी स्ट्रक्चर को बिगाड़ती है। या आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो सिचुएशन चाहिए वो सिचुएशन टीबीपी ही ला सकती है, क्योंकि टीबीपी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन कॉज करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो माइनर ग्रूव में इंटरेक्ट करती है। तो बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो सब मेजर पे इंटरेक्ट करते हैं, जैसा कि मोस्टली प्रोटीन करते हैं। टीबीपी माइनर ग्रूव में इंटरेक्ट करती है, तो उससे क्या कि बैंडिंग कोज होती है, मुड़ जाता है डीएनए। तो इनिशिएशन के लिए आवश्यक जो सिचुएशन है, जो टोपोलॉजी है, जो बनावट है, वो टीबीपी ही लाती है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि टीबीपी इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपने अभी टीबीपी का मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। अब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है तो आपने सीक्वेंस देखा था टाटा का। तो टाटा के अंदर क्या है, टी ए टी ए टी ये सब है। तो वो क्या है, वीक इंट्रैक्शंस है, जेसी नहीं है। स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट करना है ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन थाइमिन के तोड़ना बहुत आसान है।
इसलिए टाटा बॉक्स है वो टीबीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन कॉज करता है, माइनर के थ्रू होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंडरी। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाले के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच एक मल्टीप्लेयर है। जैसे उधर आप पीसीएनए लेते थे, पीसीएनए कई काम करता है ना, वैसे यहाँ पे इसका मेन काम तो है हेलिकेज। एच फॉर हेलिकेज, यानी कि अनवाइंडिंग का काम करेगा। और वैसे क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच जो होता है ना, वो हेलिकेज के अलावा भी इसके जो इम्पोर्टेंट रोल हैं वो ये प्ले करता है। जैसे रिपेयर वगैरह में भी ये काम आता है ना, रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर भी ये काम आता है। सेल साइकिल से भी इसका कनेक्शन होता है, तो मल्टीपर्पज़ है। तो फैक्टर डी और फैक्टर सेकंड एच ये लास्ट में जुड़ता है, हेलिकेज है, अनवाइंडिंग कोड कराता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। एक इसका इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये काइनेज भी है। काइनेज का मतलब होता है कि ऐसे प्रोटीन जो किसी के ऊपर फॉस्फेट लगाए, यानी कि इट कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, कि जो इसके टारगेट होते हैं उनके ऊपर फॉस्फेट का जुड़ना। काइनेज एंजाइम फॉस्फेट जोड़ने वाले, यानी कि ये प्रोटीन है, इसका ही एक हिस्सा हेलिकेज है, इसी का एक हिस्सा काइनेज है, राइट। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो इनिशिएशन इलोंगेशन है वो काइनेज के भरोसे चलेगा। तो इसलिए हेलिकेज के बिना आप अनवाइंड नहीं कर सकते, काइनेज के बिना हमारा मशीन है वो मूव नहीं करेगा। और उधर क्या है कि टीबीपी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। टीबीपी में आप एक चीज़ और ऐड करेंगे कि इसका जो पार्ट बीटा शीट माइनर में इंटरेक्ट करता है, तो माइनर का मतलब ये होगा कि वहाँ पे स्पेस कम है, तो वहाँ पे जो क्योंकि हेलिक्स के अंदर जाएंगे तो हेलिक्स के अंदर तो वो है क्या, नाइट्रोजन बेसेज है, और नाइट्रोजन बेसेज तो एरोमेटिक है, यानी कि नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर के अंदर वहाँ पे जो चीज़ इंसर्ट होती है वो होते हैं फेनिल एलनिन। अब फेनिल एलनिन क्या है कि एरोमेटिक होता है, साइज बड़ी होती है, बल्कि है। तो टीबीपी माइनर में इंटरेक्ट करती है, ये भी पूछा जाता है। और बहुत हाई लेवल पे जाके आपसे कोई बात पूछी जाए तो वहाँ पे इसके 2 पेयर ऑफ फेनिल एलनिन यानी कि 4 फेनिल एलनिन अमीनो एसिड होते हैं इसके, वो जिम्मेदार होते हैं स्ट्रक्चर को बिगाड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज टैल।